अच्छा, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके थे पहले। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते कैसे हैं। देखिए, एक -q चार्ज ले लेंगे और दूसरा +q चार्ज ले लेंगे। ये हमने ले लिया +q और इनके बीच की जो दूरी है वो 2l ले लेंगे। बस वैद्युत द्विध्रुव बनके तैयार हो जाएगा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां आपसे पूछी जाती हैं। एक तो अक्षीय स्थिति पर तीव्रता पूछता है और एक निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता पूछता है। तो पहली स्थिति आप जान चुके हैं कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए, इस रेखा पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, वो अक्षीय स्थिति में होगा। अर्थात वो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये +q है और ये -q है, तो इसकी सीध में कहीं पर आप कोई बिंदु ले लें, वो अक्षीय स्थिति होगी। लेकिन आज का जो विषय है वो निरक्षीय स्थिति का है। किसी द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति जो है, द्विध्रुव के लंबवत खींची गई कोई भी रेखा, ये लंबवत हमने रेखा खींच ली है, देखिएगा, लंबवत रेखा खींची है, परपेंडिकुलर है। इस पर कोई बिंदु आप P कहीं पर ले सकते हैं। ये जो है बिंदु इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर है और निरक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। आप हमेशा से जानते हैं कि बिंदु P जो आप लेते हैं और उससे वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है वो r होती है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी r होती है। r आपने लिख लिया और इसकी लंबाई 2l है वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बिंदु P पर आप देखेंगे +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और उसकी दिशा क्या होगी। ऐसे ही बिंदु P पर -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और उसकी दिशा क्या होगी। दोनों बातें देख लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है, अर्थात तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि में हम जब ऐसी इकाइयों को जोड़ते या घटाते हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें तो उसमें दिशाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो किस प्रकार करेंगे ये हम देखेंगे क्रमशः। तो आप देखिए, +q के कारण, आपको याद होगा, +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। देख लीजिए, बाहर की ओर है। तो ऐसे ही इधर आप बाहर की ओर चले जाइए और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिख गई, बाहर की तरफ है। अब -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लीजिए। आप सभी जानते हैं -q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होती है। तो देखिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ है। ऐसे ही यहाँ से जब चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ इस प्रकार होगी। अर्थात अब देखें, +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली है उसको आप कह देंगे E+q। ऐसे ही जो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली उसे कह देंगे E-q। अब यहाँ पर ये सवाल पता चला हमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दोनों बिंदु आवेश के कारण है, वो न तो एक दिशा में है न एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो किसी कोण पे हैं। तब जब जो है कोई सदिश राशि किसी कोण पे आ जाती है तो हम उसके दो टुकड़े कर लेते हैं, उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं।
अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ई इस दिशा में है, उसे आप x और y दिशा में बांटना चाहते हैं, और यदि x दिशा से उसका कोण थीटा है, तो जो x दिशा में इसका टुकड़ा आएगा उसे कहेंगे e cos थीटा, और y की डायरेक्शन में जो आपने निकाला वो आ गया e sin थीटा। अब इस वेक्टर को दो भागों में जब डिवाइड कर लेंगे तो ये यहाँ बीच से समाप्त हो जाएगा, बीच से ये समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिएगा कि वेक्टर e प्लस क्यू ये एक तिरछी दिशा में है, तो इसे x और y दिशा में जब आप बांटेंगे तो आप कहेंगे सर y दिशा में जो वेक्टर होगा वो e प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, और x माफ कीजिएगा e प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार जो x दिशा में होगा वो e प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मुख्य वेक्टर था, जो रिजल्टेंट वेक्टर था, उसके बीच में और x के बीच में थीटा कोण था। ये थीटा कोण इसलिए आ जाता है, अगर आप थोड़ा सा हाई स्कूल की रेखा गणित याद करें तो जैसे कि ये कोण थीटा है, तो ये जो बेस है उसके पैरेलल ये वाला बेस है, तो इसके ऊपर का जो कोण है, ऐसे आप देखिए, ये यदि थीटा कोण है तो ये भी कोण थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो e प्लस कॉस थीटा x की दिशा में, e प्लस साइन थीटा y की दिशा में हो जाएगा। वैसे ही आप आइए, आप e माइनस क्यू को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, तो y की दिशा में आप देखिएगा e माइनस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, और x की दिशा में e माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इतना समझ चुके हैं कि हमें जो दो वेक्टर प्राप्त हुए थे उनको हमने दोनों भागों में विभक्त कर लिया। विभक्त करने के बाद चित्र आपके सामने है। अब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो आप ये देखिएगा, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू, यानी दोनों बिंदुओं के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हम योग कर लेंगे तो हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। तो क्रमशः आप देखिएगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इन दोनों की मात्राएं बराबर हैं, और इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी ये भी बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि E प्लस क्यू के कारण, E माइनस क्यू के कारण दोनों की मात्राएं तो बराबर होंगी, बस दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। और यदि मात्राएं बराबर हैं तो यहाँ देखिए E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं और इनकी दिशाएं विपरीत हैं, ऐसे मान लीजिए आप इसको 2 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचिए और 2 ही न्यूटन के फोर्स से इधर खींचा जाए, तो ये क्या कहीं पर मार्कर हिल सकता है? नहीं हिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर हो गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर की तरफ फील्ड और नीचे की तरफ फील्ड बराबर हो गई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा कौन? E प्लस क्यू कास थीटा, E माइनस क्यू कास थीटा, और दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हैं। अगर दोनों अपोजिट होते तो आपस में घट जाते, लेकिन जब दिशाएं एक ही तरफ हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो रिजल्ट आएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, क्या इन दोनों की मात्राएं बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। जब इन दोनों की मात्राएं बराबर हैं
तो इन्हें हम कह लेंगे 2EQ और cos थीटा, 2EQ cos थीटा। अब अगर हम EQ का मान पता कर लें तो इस समीकरण में रख सकते हैं। तो देखिए EQ बराबर KQ अपान बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु, तो बीच की दूरी यही तो हुई। यहाँ देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, यही बीच की दूरी हुई, और दोनों दूरियां बराबर हैं, तो कोई एक दूरी हम निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक ट्रायंगल आप बनाइए और पाइथागोरस थ्योरम हाई स्कूल की याद कीजिए। ये दूरी R है, ये L है। देखिए ये दूरी L है, क्योंकि ये 2L है तो बांट लीजिए, ये L है और ये भी L है, तो ये दूरी L है, ये दूरी R है। तो आधार L है और लंब R है, तो कर्ण कितना होगा? अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर्ण ही तो है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ आधार कौन है? L, और लंब कौन है? R का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर। कर्ण से जब स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण के बराबर क्या आया? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो EQ की जगह हम ये मान रख सकते हैं। तो लिखिए 2KQ अपान अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और cos थीटा। अब cos थीटा को भी सॉल्व कर लेते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा था लाल बटे कक्का, सभी को याद है। साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण। तो आपने यहाँ लिखा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए आधार क्या है? L, और बटे में कर्ण अभी आपने निकाला। तो देखिए cos थीटा बराबर L बटे कर्ण, यही तो कर्ण निकाला है आपने। तो कर्ण में लिखिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये कर्ण है। और ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ पर जब आप फील्ड लिखते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर लिखते हैं, R स्क्वायर लिखते हैं। E बराबर KP अपान R स्क्वायर या KQ अपान R स्क्वायर। तो बीच की दूरी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, वही कर्ण का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। cos थीटा का मान आपने निकाल लिया है, तो उसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो देखिएगा E बराबर 2KQ बटे L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और अंडर रूट में और इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा L अपान ये cos थीटा का मान, L अपान अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। अब दोबारा आप लिखेंगे 2KQ बटे L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और इधर L बटे अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। जब देखिएगा हम इनकी पावर को 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर को, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर को हम 1 लिख सकते हैं। और अगर अंडर रूट को हम पावर में लिखें तो इसे 1/2 लिखेंगे। अंडर रूट को पावर में हम लोग 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ फिर से लिखेंगे E = 2KQ अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 1 इंटू L अपान L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब बताइए ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो टोटल अगर जोड़ दें तो 1.5 हो जाएगी। आधा और 1 कितना होता है? 1.5 होता है। तो 1.5 को आप 3/2 भी तो कह सकते हैं, 3 का आधा 1.5 ही तो होता है। तो देखिएगा E बराबर
KQL अपान L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और टोटल पावर 3/2, टोटल पावर 3/2। तो इतना मान आने पर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखिएगा, आपने निकाला हुआ है E = 2KQL बटे L की पावर 2 प्लस R की पावर 2 और पावर 3/2। अब हमें ये बताइए, आपको पता होता है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 2KQL अपान R की पावर 2 और 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा ये बताइए आप, P बराबर क्या होता है? Q × 2L होता है, ठीक है। P बराबर 2L × Q, और देखिए इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है दिशा। P की दिशा माइनस से प्लस की ओर, और यहाँ जरा E की दिशा बता दीजिए। E की दिशा इस तरफ है और P की दिशा उस तरफ है, यानी दिशाएं अपोजिट हैं। तो पहले मान निकाल लेते हैं, फिर दिशाओं की बात करेंगे। तो E बराबर 2Q × L, तो KP अपान R की पावर 3। अब दिशाओं पे आ जाइए। P की दिशा इस तरफ है और E की दिशा इस तरफ है, यानी दिशाएं अपोजिट हैं। तो जब हम लोग वेक्टर लगाएंगे तो फिर हमें निगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिशाएं अपोजिट हैं। तो आप यहाँ लिखिए E वेक्टर इज इक्वल टू -KP अपान RQ, और P पे वेक्टर, और ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, और केवल आपको मॉड निकालना है। तो E बराबर KP अपान R की पावर 3। पहले वाला डेरिवेशन आपने देखा था, जिसमें हमें अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो सबसे पहले क्रम में हमने ये देखा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। फिर दो बिंदु आवेशों को एक साथ लेकर के हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। फिर हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव में बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए, और दूसरा सवाल कभी कभी ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए। तो इस क्रम में हमने दोनों, यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, और वीडियोज़ में आपके लिए ये उपलब्ध है। आप पहले वीडियो को जिस प्रकार देखें उसी प्रकार इस दूसरे वीडियो को भी कई बार देख लें, रिपीट कर लें, और धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही दिमाग में ऐसी क्षमता होती है, दिमाग की ऐसी पावर है, आप ना भी चाहें फिर भी वो दिमाग की मेमोरी सेंटर में सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और परीक्षा में आने पर आप उसे हल कर सकते हैं। तो इसे बिना देरी किए हुए कई बार रिपीट करके आप इसे देख लें, और आपके लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।